सारा देश गहन निद्रा में सोने लगा है, आजकल इतिहास रोने लगा है। जो इतिहास बनकर चला गया वो आज खुद इतिहास होने लगा है। नमस्कार, मैं वाणी चौधरी, आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। हम वापस आ गए हैं अपनी एक और खास रिपोर्ट के साथ। अगर वेस्ट यूपी के जिला मुजफ्फरनगर के इतिहास की बात हो और उसके साथ ताकत, संघर्ष और शोहरत की चर्चा की जाए और बेगम शमरू का नाम ना लिया जाए तो इतिहास के साथ नाइंसाफी लगती है। देखिए खास रिपोर्ट। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। शमरू बेगम इतिहास की ऐसी महिला का नाम है जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक कोठे से की थी। वर्तमान में मेरठ जिले के सरधना जागीर की रानी बनकर ताकत व सलाहियत के दम पर अपना डंका दिल्ली तक बजवाया। बुढ़ाना स्थित बेगम शमरू का किला उनके शौर्य की याद दिलाता है। बेगम के वजीर आजम राव दीवान सिंह भी बुढ़ाना के रहने वाले थे, जिनके वंशज आज भी बुढ़ाना में ही रहते हैं। राव दीवान सिंह की बेगम के दरबार में अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरधने के चर्च में बेगम की जो मूर्ति बनी हुई है उसमें भी वह बेगम के दाहिने ओर ही खड़े हैं, जबकि बेगम का पुत्र बाईं ओर खड़ा है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर कौन थी शमरू बेगम। मैं मिर्जा गुलजार बेग। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में स्थित बेगम शमरू के किले से। जानकारों के अनुसार किले का निर्माण करीब 400 वर्ष पूर्व हुआ था। ये सरधना रियासत का एक हिस्सा था और यहाँ बेगम का निवास तथा सैनिक छावनी हुआ करती थी। बेगम यहीं से अपनी रियासत चलाती थी। बेगम की रियासत के वजीर आजम राव दीवान सिंह यहीं के निवासी थे। बुजुर्ग बताते हैं किले के चारों ओर 4 बुर्ज बने थे, जिनमें सरधना की चर्च की चोटी दिखती थी। अब उनमें से एक ही बुजुर्ग बचा है। इस किले से सरधना के किले तक आने जाने के लिए एक सुरंग भी बनी थी, जो अब धंसकर बंद हो चुकी है। राव दीवान सिंह के वंशज आज भी बुढ़ाना में रहते हैं, जिनके पास शमरू बेगम के अलावा राव दीवान सिंह की यादें आज भी जिंदा हैं। हम आपको लेकर चल रहे हैं बेगम शमरू के उस किले में जहां रहकर उन्होंने अपनी सेना यहाँ पर रखी हुई थी और यहीं से वो अपनी रियासत को संचालित करती है। हम उसी किले के अंदर आपको लेकर जा रहे हैं। मैं अपने सहयोग कहूँ कि वो आपको ये किला दिखाएं। बहुत पुराना किला है और लगभग बिल्कुल जीर्णशीर्ण अवस्था में है। किले की हालत बहुत दयनीय हो चुकी है। किला है जिसमें बेगम शमरू की सेना रहा करती थी और एक समय में ये फिर ब्रिटिश टाइम में बहुत बुरी हालत में ये किला है। लगभग टूट चुका है, इमारत गिरने की हालत में है और इसे सुरक्षित करने का कोई प्रयास सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि ये दिखाया जाए पूरा किला। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में स्थित है। इसे बेगम शमरू का किला भी कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार ये लगभग 400 साल पुराना किला है, जो बेगम की रियासत से पहले ये किला तामीर किया गया था। उसके बाद यह बेगम को हैंड ओवर किया गया था। बेगम ने इसमें रहते हुए अपनी सेना को यहाँ रखा और यहीं से अपनी रियासत, सरधना उनकी रियासत होती थी, उसी रियासत को वो यहाँ से संचालित करती थी। बेगम का बुढ़ाना से बड़ा अच्छा नाता रहा है, बड़ा अच्छा प्यार रहा है। बुढ़ाने से उनके प्यार की दास्तां इसी से देखी जा सकती है। उन्होंने मेरठ में भी बुढ़ाना गेट बनवाया था। ये किला आजकल तो बेगम शमरू के किले के नाम से प्रसिद्ध है। तो बेगम शमरू का समय ज़्यादा 300 साल पुराना है।
किला उससे बहुत ज़्यादा पुराना है। ये इसकी सरकार को भी जांच करा के इसकी मिट्टी टेस्ट करा के इसकी आयु का पता करना चाहिए कि कितना पुराना है, तो इसकी स्थिति क्लियर हो। जैसे कि एक ऐतिहासिक धरोहर है और जीर्णशीर्ण अवस्था में है, तो क्या इसको संरक्षित करने के लिए कोई प्रयास बुढ़ाना वासी द्वारा कभी कोई प्रयास किए गए हैं, आपके द्वारा कोई प्रयास किए गए हैं? हम ये इसके कुछ हिस्से में कॉलेज चला रहे हैं, गर्ल्स कॉलेज, इंटर कॉलेज। हम लोग इसकी मरम्मत साल 2 साल बाद कराते रहते हैं। सरकार या और किसी संस्था की तरफ से कोई इसके लिए मरम्मत का कोई इस तरह का प्रयास नहीं। आज बात बेगम समरू की हो रही है, तो हम आज एक इस जगह पर बैठे हैं जिनके परिवार का बेगम समरू से पुराना नाता रहा है। इनके बुजुर्ग बेगम समरू के दरबार में बड़े ओहदे पर थे। हम इनसे जानते हैं इनके परिवार का क्या नाता रहा है और किस तरह का नाता रहा है। आपका नाम? सुबोध है। आपके परिवार का क्या नाता बेगम समरू से? बेगम सिंधु मुगल दरबार से जुड़ी हुई थी और हमारे पूर्वज राव लखनदास वो शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह में हैं, उनके दरबार में वजीर थे। बेगम ने अपनी रियासत पर जब अपना नियंत्रण किया, कुछ समय बाद जब सिंधु साहब की मृत्यु के बाद बेगम को मजबूत संचालक की ज़रूरत पड़ी जो उनकी सारे प्रॉपर्टी को, पूरी सल्तनत को संभाल सके। तो वो अपने रियासत के जो बाशिंदे दिल्ली में वजीर थे राव लखनदास, उन्हें अपने यहाँ सरदाना में ले गए और वो बेगम साहब के यहाँ वजीर आजम बने। कुछ समय बाद जब उनकी मृत्यु हुई, उनके मृत्यु के कुछ दिन बाद उनके बेटे राव दीवान सिंह, उन्होंने बेगम का सब जो पूरा साम्राज्य था उस पर सब देखभाल की और उन्हीं की देखभाल में और उनकी देखरेख में ये सारा साम्राज्य चलता था। उन्होंने अपने समय में बेगम की जो रियासत थी, इसका जेवर बुलंदशहर में जो कस्बा है वहाँ से कनकल, हरिद्वार के पास जो कनकल है वहाँ तक ये पूरी रियासत थी। इस पूरे गोवा में जो सबसे उपजाऊ इलाका माना जाता है, इसमें बेगम की रियासत थी। उस सबकी देखभाल राव दीवान सिंह उनके पास रह के उनके निर्देशानुसार करते थे। हमारा अब आपने किसी, अगर आप लोगों ने देखा हो, जो बेगम का बनाया हुआ चर्च है, एशिया का दूसरे नंबर का चर्च माना जाता है जो सरदाना में है, उसमें जो बेगम के दरबार का जो फोटो लगा हुआ है, जो वहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो बेगम सिंहासन में बैठी है और उनके दाएं हाथ पर राव दीवान सिंह हैं और उनके बाएं हाथ पर बेगम के बेटे हैं। तो दरबार में उनकी हैसियत का अंदाजा भी होता है। राज दरबारों में हैसियत के हिसाब से आदमी को खड़ा होने की या बैठने की जगह मिलती थी। तो हम लोग तो बेगम से अपने पूर्वजों का जुड़ाव की वजह से हमारा भी जुड़ाव है। ये किला है हमारे पास, इसमें बेगम की एक तरह से ये मानो जैसे सरदाना में उनका मुख्यालय था, तो उनकी तहसील मानो या उनका सब मुख्यालय मानो यहाँ बुराना में था और वो इस किले से चलता था। हम आपको बताते हैं बेगम समरू थी कौन। बेगम समरू एक ऐसा नाम है जो इतिहास के पन्नों में अपनी अलग पहचान रखता है। बेगम समरू का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनका नाम फरजाना था। बेगम समरू की मां चावड़ी बाज़ार के कोठे पर तवायफ थी। तवायफ की बेटी होने के कारण फरजाना उसी माहौल में पली बढ़ी थी। सिमरू जब जवानी की दहलीज पर पहुंची तो उनकी सुंदरता और उनकी ताकत और उनके दिमाग की चर्चाएं दिल्ली के बाज़ारों तक पहुंचने लगी थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात सांब्रे नामक एक फ्रांसीसी सैनिक के साथ हुई जो यहाँ पर ठेके पर अपनी सेना चलाता था और ठेके पर जंग लड़ा करता था। सांब्रे ने बेगम सिमरू को अपनी रखेल बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे बेगम सिमरू ने ठुकरा दिया। बेगम सिमरू ने इस दौरान शर्त रखी थी कि अगर तलवारबाजी में वह उससे जीत जाता है तो वह उसकी रखेल बन जाएगी, और यदि वो नहीं जीतता है तो उसे धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार उससे विवाह करना पड़ेगा। दोनों के बीच तलवारबाजी हुई। तलवारबाजी का मुकाबला बराबरी पर छूटा, परंतु दोनों के बीच इश्क और मोहब्बत की दास्तां यहाँ से शुरू हो गई। मोहब्बत की दास्तां इस कदर पहुँची कि दोनों कोठे से फरार हो गए। बेगम सिमरू उस समय जिसके कोठे पर रहती थी वो उनका नाम वो बड़े उस समय की बहुत मशहूर तवायफ थी और उनको खानम जान के नाम से जाना चाहता था। खानम जान एक ताकतवर महिला थी। दोनों वहाँ से फरार हो गए और इधर उधर भटकते हुए सरदाना पहुँचे। इस दौरान
खानम जान के गुंडों ने इन पर हमला भी किया, जिसको बेगम सिमरू ने बड़ी बहादुरी से उसके गुंडों का अंत भी किया। दोनों की मोहब्बत इस दास्तान पर पहुंची कि इन्होंने सरधना में ईसाई रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली। इसी दौरान सांबरे ने उस समय के मुगल कालीन शासक शाह आलम के लिए एक जंग लड़ी सहारनपुर में, तो उससे खुश होकर उन्होंने एक जागीर, सरधना की जागीर सांबरे के नाम कर दी थी। यह जागीर हरिद्वार से लेकर और आपके परिषदगढ़ तक फैली हुई थी। तो ये लोग सरधना में रहने लगे थे। शादी के 5 साल बाद ही सांबरे की मौत हो गई थी, पर मोहब्बत की इंतहाई ये थी कि सांबरे की मौत के 3 साल बाद बेगम समरू ने ईसाइयत अपनाई थी और उनके पास 18 यूरोपियन अफसरों के अलावा 400 सैनिकों की फौज समरू के हाथों में आ गई। समरू की मोहब्बत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पति की मौत के बाद उनकी रियासत को बखूबी संभाला। उस समय के हुक्मरान मुग़ल बादशाह शाह आलम के लिए भी बेगम समरू ने कई जंग लड़ी। यही उसका परिणाम हुआ कि शाह आलम बेगम समरू को अपनी बेटी मानते थे। इस वक्त हम खड़े हैं बेगम सिमरू के किले में और स्थानीय लोगों से कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अनुजगर। ये रानी सिमरू बेगम का किला काफ़ी पुराना किला है। ये मान के चलिए इसे 200 साल के आसपास पुराना होगा, पर इसकी देख रेख ना होने के कारण से ये खंडर में तब्दील होता जा रहा है। तो यहाँ पे सब स्थानीय लोग चाहते हैं कि जैसे 6 बीघे के आसपास जगह है सारी, कि इसका नवीनीकरण इस तरह से किया जाए कि यहाँ बच्चे खेलने पार्क बन जाए और इसे भी थोड़ा सा संजो के रखा जाए कि ये टूरिज़्म के लिए काम में आ सके भविष्य में, और यहाँ पे व्यापार वगैरह की, उससे रोज़गार की वृद्धि हो। धन्यवाद। जी हाँ, ऐसी थी बेगम शमरू के जीवन की गाथा। जब 1836 में उनकी मौत हुई तो अनेक घरों में चूल्हे नहीं जले, केवल रुदन के स्वर शांति को भंग करते थे। बेगम शमरू ने अपनी विरासत को लायक वारिस के हाथों में सौंपने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ये जल्द ही छिन्न भिन्न हो गई। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।